सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला देश का ये 56वां बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व बना है, ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व अधिसूचित नोटिफाइड किया है। ये राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा, टाइगर रिजर्व होगा ये छत्तीसगढ़ का चौथे नंबर का। अभी तक यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से? इंद्रावती, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचान कुमार टाइगर रिजर्व। अब ये चौथा होगा गुरु घासीदास वाला और ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। और ये यहाँ पे जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके संयुक्त क्षेत्र में ये फैला हुआ है, मतलब दोनों को मिला करके पूरा ये एक टाइगर रिजर्व होगा। तो देश का तो ये 56वां टाइगर रिजर्व होगा और आप कह सकते हो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। अभी तक हमारे पास 55 टाइगर रिजर्व थे। 55वां टाइगर रिजर्व ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, आपको पता है राजस्थान में। इससे पहले 54वां 54th नंबर का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना था, मध्य प्रदेश में है। और उससे पहले 53rd नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का है। देखो, पहला टाइगर रिजर्व अगर आप पूछोगे तो वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था। आप पूछोगे वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? कैलाश सांकला को। अच्छा, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ का टाइगर रिजर्व बनेगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। अच्छा, वैसे बात छत्तीसगढ़ की है तो एक बार मैं आपको छत्तीसगढ़ भी ले चलता हूँ। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर होती है, मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और गवर्नर है रमन डेका। कुछ करंट अफेयर्स में आपको यहां से रिवाइज कराऊं तो अभी युवा मितान परिवहन योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला था। 2023 का जो पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार को मिला था और ये अवार्ड पाने वाले ये भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बने थे जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। छेरछेरा महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना यहाँ शुरू हुई थी। और मैंने आपको बताया जैसे कि इंद्रावती नेशनल पार्क है, यहाँ पे कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर आपको यहाँ मिलेगा। लेमुरु हाथी अभ्यारण्य भी यहीं पर है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। पंडवनी नृत्य ये यहीं का है और इसकी पहली महिला कलाकार तीजन बाई कही जाती है। और हरेली त्योहार यहाँ मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। गेवरा कोयला खदान पूछेंगे कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि worldatlas.com के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा इसको दिया गया था, जबकि पहली ब्लैक थंडर खदान है जो अमेरिका में आपको मिलेगी। उसके अलावा देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट यहाँ पे लॉन्च किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर यहाँ पे लगाया गया जिसकी ऊंचाई 140 फीट। जल जागर महोत्सव यहाँ पे मनाया गया और अभी 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसमें टॉप पे छत्तीसगढ़ ही रहा था। तो ये लो टाइगर रिजर्व के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी मैंने आपको सारा करवा दिया रिवाइज। तो अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंटरपोल का अभी महासचिव सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वाल्डेसी उर्किजा को। तो अभी वाल्डेसी उर्किजा को इंटरपोल का नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। वे किस देश से बिलोंग करते हैं? ब्राजील से। उन्होंने किनका स्थान लिया? तो जुगरेन स्टॉक का स्थान लिया उन्होंने। इंटरपोल की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल का काम करता है। फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 7 सितंबर 1923 में हुई थी। और याद रखना इसी कारण से 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन के रूप में मनाया जाता है। 2023 से ही मनाना शुरू किया है, तो ध्यान रखना इसको भी। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नासर अल रईसी हैं। अभी जो हमने पढ़ा वो सेक्रेटरी जनरल महासचिव बने हैं। इसका मोटो होता है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। मेंबर कंट्रीज 196 है और 196 नंबर का सदस्य देश पलाऊ है। 2023 में इसकी जो 91 नंबर की बैठक हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी और 2024 वाली जो 92वीं बैठक हुई वो
यूके के ग्लासगो में हुई। बाकी आपको याद दिला दूं कि इसके सदस्य देशों में भारत भी इसका सदस्य है 1949 से ही। और सीबीआई को भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है, ये ध्यान रखना। बाकी एक बार ऑप्शंस भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो डॉक्टर जैकलीन डी आरोस, ये अभी विश्व कृषि मंच वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की महासचिव बनी थी, पढ़ा था हमने। एलिसा डे मडराजो, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रेसिडेंट बनी थी। और मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच बने थे। तो ये नाम सारे न्यूज में हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है मोदियालोग कन्वर्सेशंस फॉर विकसित भारत, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है मोदियालोग कन्वर्सेशंस फॉर अ विकसित भारत। तो इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उनकी बात की गई है। और कौन है ये लेखक? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इन्होंने ही ये बुक लिखी है। तो बुक का नाम और राइटर का नाम याद रखना। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित कुछ बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो एक बुक तो इन्होंने ही लिखी है, एग्जाम वॉरियर। ये बुक प्रश्न जो है एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एक बुक है मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंसी ऑफ स्टार, इसको तरुण विजय ने लिखा। सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे, पठानकोट, सर्जिकल स्ट्राइक एंड मोर, इसको लिखा था नितिन ए गोखले ने। और नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसको लिखा एनडी मैरिनो ने। तो ये कुछ बुक्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित। बाकी कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूं 2024 की ही। एक अगर ऑप्शन में आप नाम देखोगे, डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोदावत, इन्होंने अभी माँ मदर नाम से बुक लिखी थी, अभी एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा इनके बारे में। भीमेश्वर चल्ला, इन्होंने बुक लिखी है इंडिया द रोड टू रेनेसांस, अ विजन एंड ऑन एजेंडा। डी सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सिनरी नाम से बुक लिखी। सलमान रुश्दी ने नाइफ नाम से बुक लिखी। सेम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। एस रमन ने कार फ्रॉम अ कार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। और मधुमिता मुर्गिया ने कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई। अश्विन प्रभु ने स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम। प्रोफेसर एस डी मुनि डेबलिंग इन डिप्लोमेसी। शोभना के नायर रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति। और शेन वॉटसन ने द विनर्स माइंडसेट नाम से बुक लिखी है। आप देख रहे होंगे 2-4 दिन से हमने 2-3 बुक्स पढ़ ली हैं। और जब भी बुक्स वाला प्रश्न आता है 2024 में जो भी बुक्स अभी तक रिलीज हुई हैं वो मैं आपको 10-10, 11-11 बुक्स हमेशा रिवाइज करा रहा हूँ, अलग अलग शीट में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और फिर जब ये शीट्स या सारी बुक्स हम रिवाइज कर लेंगे, इन्हीं शीट्स को मैं बार बार रिपीट रिकॉल करता रहूंगा। और इसी तरह से हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं बुक्स का, तो इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में 2024 एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा जेनिक सिनर ने। तो विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं इटली के जेनिक सिनर, जिन्होंने अपना पहला एटीपी फाइनल खिताब जीत लिया है। यहाँ पे इन्होंने फाइनल में हराया है किसे? अमेरिका के टेलर फिट्स को। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 2024 में WTA फाइनल्स का एकल खिताब किसने जीता था, मतलब वो महिलाओं का था। तो वो अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता था, आपको याद होगा। किसको हरा करके? चीन की झेंग किनवेन को हरा करके, पढ़ा था, याद आया आपको। और ये जो पुरुषों का है एटीपी फाइनल्स, इसको जेनिक सिनर ने जीता है, ये इटली से है। एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, आप कह सकते हो। ये पुरुषों की टेनिस में साल की आखिरी प्रतियोगिता होती है। इसमें जो पुरुषों की जो रैंकिंग है उसमें टॉप 8 तक के रैंक वाले पुरुष खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इसका आयोजन 10 से लेकर 17 नवंबर तक हुआ था। कहाँ पे? इटली के ट्यूरिन नामक शहर में ये हुई थी। अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा बार एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। 7 बार वो जीत चुके हैं इसको। और अगर पूछे एटीपी फाइनल्स में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो रोहन बोपन्ना है, जिनकी उम्र 44 वर्ष है। अच्छा, टेनिस की बात है तो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, इस साल में जो 4 के ग्रैंड स्लैम होते हैं वो कौन कौन ने जीते हैं।
देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। सबसे आसान है इस बार का, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन आप याद कर लोगे तो यूएस ओपन सेम ही है। तो क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में बात करते हैं तो मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के हैं ये। और वुमेन सिंगल आरेना सबालेंका ने जीता, वो बेलारूस से है। इसमें मेंस डबल का भी याद रखना, वो रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एब्डेन ने जीता। मैथ्यू एब्डेन ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस और सिंगल, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस और वुमेन सिंगल जो हैं वही सेम के सेम आपको यूएस ओपन में भी मिल जाएंगे, तो अलग से याद नहीं रखना है। वहीं फ्रेंच ओपन में बात करते हैं तो इसमें वुमेन सिंगल को जीता है ईगा स्विटेक ने, वो पोलैंड से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से है। विंबलडन ओपन में जो वुमेन सिंगल जीता बारबोरा क्राजिकोवा ने, चेक रिपब्लिक से हैं। और जो मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से है। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो मेन सिंगल सेम ही है। और ये कई बार प्रश्न आ जाता है एज ए स्टैटिक कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच वाला क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन वाला ग्रास कोर्ट पे होता है। ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, अब एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछता हूँ। ये प्रश्न अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा है करंट अफेयर्स की क्लास में कि अभी हमारे एक टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो उनका नाम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नाम बताइए, नाम क्या है उनका। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में सुपर टाइफून जिसका नाम है मैन यी, अभी इसने किस देश को प्रभावित किया या किस देश से टकराया? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो टाइफून नहीं, सुपर टाइफून है जिसका नाम है मैन यी, अभी फिलीपींस से ये टकराया है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा द्वीप है जिसको कहते हैं लुजोन द्वीप, इसी पर फिलीपींस की कैपिटल स्थित है जिसको मनीला कहते हैं। और यहीं पे ये सुपर साइक्लोन मैन यी टकराया है। इसके कारण यहाँ के लगभग 6.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया, डिस्प्लेस्ड किया गया, एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाया गया है। मतलब बड़ा खतरनाक तूफान है, तभी इसको सुपर टाइफून कहा गया है। अब मैं आपको 2024 में जो तूफान हमने पढ़े हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ के पॉइंट्स की। पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ फिलीपींस कहाँ पर है। ये रहा मैप में फिलीपींस, और कैपिटल होती है मनीला। यहीं पे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। वैसे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी आपको मनीला में मिलेगा, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक उड़ीसा में है। अच्छा, एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहते हैं वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहते हैं और वो भी यहीं पे दिया जाता है। और आपको याद होगा भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश वो फिलीपींस ही है। यहाँ की करेंसी फिलीपीन पेसो है और प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोस। अब 2024 के कुछ महत्वपूर्ण टाइफून जो साइक्लोन चक्रवात है जो हमने पढ़े थे वो मैं आपको एक साथ रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो देखो, एक शान नाम का चक्रवात आया था जापान में, एम्पेल नाम का चक्रवात भी जापान में आया। अल्वारो ये 2024 का पहला चक्रवात था जो मेडागास्कर से टकराया था। रेमल चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम रेमल ओमान ने रखा था जिसका मतलब होता है रेत। असना नाम का चक्रवात अभी अरब सागर में आया था जिसका नाम पाकिस्तान ने रखा था जिसका मतलब होता है स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। एक सुपर साइक्लोन यागी अभी ये चाइना वियतनाम वगैरह से टकराया था और भारत ने इन देशों की मदद के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सद्भाव नाम से, ये जरूर याद रखना। अमेरिका में अभी हेलेन चक्रवात आया, मिल्टन आया। और दाना साइक्लोन ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम दाना कतर ने रखा था। तो ये 2024 के सारे चक्रवात मैंने आपको रिवाइज करवाए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इसके रेंज क्या है? तो 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो ये भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका भी सफल उड़ान परीक्षण किया। किसने किया? डीआरडीओ ने। और कहाँ? उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये मिसाइल हवा से, पानी से और जमीन तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला कर सकती है। देखो, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है ना, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको क्लासीफाई भी किया हुआ है, मतलब बता भी रखा है कि एक सबसोनिक मिसाइल होती है, एक सुपरसोनिक होती है और एक हाइपरसोनिक होती है। और ऐसे कैटेगराइज किया गया है, या ऐसे याद रखो कि जो सबसोनिक मिसाइल होती है उनकी जो स्पीड होती है वो 1 मैक से कम होती है। सुपरसोनिक वाले की 1 से लेकर 5 मैक के बीच में होती है और हाइपरसोनिक की 5 मैक से ज्यादा होती है। मैक
मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, उसको हम मैक कहते हैं। तो इससे आप ध्यान रख पाओगे। और हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती है उनकी सबसे खास बात ये होती है कि इनकी स्पीड तो ज़्यादा होती है और इनका जो ट्रेजेक्टरी पाथ होता है वो भी बहुत कम होता है, यानी कि कम ऊंचाई पर ये उड़ान भरती हैं और इसी वजह से ये किसी भी रडार से पकड़ में नहीं आती है, किसी भी रडार से इनको पकड़ पाना नामुमकिन होता है। और यही वो कारण है कि इन्हें दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता है। जब पकड़ ही नहीं पाएंगे तो टारगेट किसे पर करेंगे या किसे मारेंगे। ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होती है। तो अभी भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया गया, ये ध्यान रखना। अब डीआरडीओ ने ये परीक्षण किया तो एक बार डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है, स्थापना होती है 1958 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। चेयरमैन वर्तमान में समीर वी कामत है। पहले चेयरमैन इसके दौलत कोठारी थे। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को शुरू किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी 15 नवंबर के दिन, जब आपको पता है बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है जिसे हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विभिन्न राज्यों में ट्राइब्स यानी कि जनजातियों से संबंधित कुछ स्कीम्स को और ट्राइब्स को डेडिकेटेड म्यूजियम्स की आधारशिला रखी है, जिन्हीं में से अभी मोदी जी ने मध्य प्रदेश में 2 ट्राइब्स फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स को शुरू किया है। एक ये हो गया बादल भोई ट्राइब फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है, और एक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, ये भी आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलेगा। अच्छा, कुछ और म्यूजियम्स हैं जो मैं आपको रिवाइज कराता हूं, जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय, ये कहां पर बनेगा याद रखना, तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आदिच नल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में, इसका नाम युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय होगा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? तो स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम ये समुद्री संग्रहालय है जो खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में। भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसका नाम शहीदी पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये मनाते हैं हम 18 मई को। उसके अलावा भी हैं कुछ और, जैसे कि देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला ये कहां पे रखी गई? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पे खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहां पे खुला? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में खोला गया। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय खुला चंडीगढ़ में, और वैदिक 3D संग्रहालय खुला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में खुला। नितिन गडकरी जी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? पुणे में। सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय की आधारशिला भी रखी गई थी राजस्थान के ब्यावर में। तो काफी सारे संग्रहालय म्यूजियम्स मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराई। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे, एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिए। जिस तरह से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना आप लोग, यूं समझो म्यूजियम्स का ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो ध्यान रखना इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा में मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ शीट्स से, ये सब आपको मैं PDF में देने वाला हूँ। डिटेल्ड PDF दूंगा, बिल्कुल फ्री में मिलती है अपनी PDF। तो कहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन से। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? या तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लो, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर कर देना।
ये छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी चलो अभी अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किस देश को पहली बार बिजली का निर्यात किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। देखो इस तरह का प्रश्न या यही प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक्चुअली में, लेकिन अभी भारत ने इसकी मंजूरी दे दी, अप्रूवल दे दिया। एक बार फिर से ये न्यूज में है तो मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो मामला क्या है, जो नेपाल है ये बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है, पर पता है आपको बांग्लादेश और नेपाल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, उनके बीच में एक देश आता है, वो है हमारा प्यारा भारत। तो नेपाल को भारत के ट्रांसमिशन लाइंस का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को बिजली बेचनी होगी या ये बिजली वहां पे ट्रांसफर करेगा, और अभी भारत ने इसकी अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है कि भाई भेज लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पहली बार भी है जब नेपाल बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है। कितनी? 40 मेगावाट। तो ये जो बिजली है ये नेपाल के धाल केबर से भारत में एंटर करेगी। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर बिहार में, और फिर आगे हम बांग्लादेश को इसे ट्रांसफर कर देंगे। अब नेपाल कर रहा है ना, नेपाल बेच रहा है, तो नेपाल में आपको ले चलता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नेपाल है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, थोड़ी देर में मैं आपको बताता भी हूं। और बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो 5 राज्यों से बनाता है। बांग्लादेश वाली मैं बताता हूं, नेपाल वाली आप लिखो, या एक काम करते हैं, नेपाल वाली मैं आपको बता देता हूं, बांग्लादेश वाली आप लिख दो। चलो छोड़ो, दोनों ही मैं बता देता हूँ। भी देखो बांग्लादेश से 5 राज्य हमारे सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। और नेपाल से भी 5 राज्य बनाते हैं, वो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, मेरे पास मैप है क्योंकि। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ की कैपिटल की बात करेंगे तो काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। बाकी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न में यहाँ से आपको रिवाइज करवाऊं तो आपको याद होगा कि 2025 को नेपाल एक विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मना रहा है। नेपाल ने अभी पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया था। माता तीर्थ ओंसी महोत्सव यहाँ मनाया गया। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया। रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ नेपाल में। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना नेपाल। और भारत ये नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा। भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल के धुलीखेल को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां फुल मेंबर बना था नेपाल। नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को अभी 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया, ये हमने अभी पढ़ लिया। और नीमा रंजी शेरपा दुनिया के 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। ये नेपाल के शेरपा हैं, 18 साल इनकी उम्र है। तो ये सारे पॉइंट्स नेपाल से हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस्क रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है? तो आंसर होगा शंघाई। तो क्लाइमेट ट्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन, सबसे ज्यादा एमिशन करने वाला शहर ये है चाइना का शंघाई शहर। दूसरे स्थान पे जापान का टोक्यो बताया गया और तीसरे पे अमेरिका का न्यूयॉर्क है। अच्छा, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। वहीं शंघाई किस नदी के किनारे स्थित है? यांगत्से नदी के किनारे, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? तो ये वो गैसेस होती हैं जिनके कारण पृथ्वी का जो वातावरण का तापमान है वो बढ़ रहा है। और इनके कंट्रोल के लिए ही आपको याद हो तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो ये जापान में एक शहर है। और भैया जो प्रोटोकॉल है ये हुआ तो 1997 में था, पर ये प्रभाव में 2005 से आया। तो ध्यान रखना ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयारी के रूप में अभी मान्यता दी है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी इंडोनेशिया में यूनेस्को की जो दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी है उसका आयोजन हो रहा था, और यहीं पे हमारे उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। ये 24 गांव उड़ीसा के 6 जिलों में आते हैं। वो 6 जिले हैं बालासोर, भद्रक,
केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजम जिला। बाकी यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है औद्रे उजाले। बाकी आपको याद होगा अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत की 43 साइट्स हैं, जिसमें से 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। अभी 43rd नंबर का बना था मोइदम, ये असम में है, अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है ये। और 15वां अमूर्त धरोहर बना था गरबा डांस। और यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में भारत से कितने हैं? 12 हैं। और यूनेस्को ने अभी किसे साहित्य का शहर घोषित किया था भारत से? केरल के कोझिकोड को। और आपको याद होगा यूनेस्को की अभी 2024 में जो 46 नंबर की बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। एक बार फिर याद दिला दूं, अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करवा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? विक्टोरिया केयर ने, जो कि डेनमार्क से हैं। फिर पूछा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को। फिर पूछा अभी किसे नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर पूछा माँ मदर नामक पुस्तक को किसने लिखा? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोदावत ने। भारतीय तटरक्षक बल ने रीप्रेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? उड़ीसा। और भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ यूनिकॉर्न तकनीक के लिए समझौता किया? जापान। किसने नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? खेल व युवा मंत्रालय ने। आरबीआई ने किसे डी सिब के रूप में नामित किया? फिर से एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को। और मॉरिशस में भारत के अगले राजदूत उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने अनुराग श्रीवास्तव। और आखिरी प्रश्न था अभी वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए 2365.5 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी? तो केरल। तो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था अभी केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने कहां पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नागपुर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।